So, dear students, today we are going to study a very interesting and important topic in our political science CBSE 10th class. Very important. Federalism. Federalism is a system in a country full of diversity, diverse cultures, diverse religion, diverse languages. So a number of diversities are there and all have different aspirations to accommodate them all and to protect national unity. This system has been invented. Federalism. In this system, there is at least two levels of government, at least two levels of government. Two levels of government. One is at the top level, union level, central level, and the another is at the state level. So that the aspirational diversity of the people get accommodated. And the country should march on the path of progress, development, welfare, without any hindrance, without any obstacle, without any major movement. You may ask a student, how can a state government create such a situation where progress is there, unhindered progress, there is no major conflict? Smaller conflicts are there, that is present everywhere. You may just see the example of Tamil Nadu. People there feel that we are somewhat different. This feeling has been injected by some wrong politicians that you belong to the Dravid community, to the south of India or southern India, and north people want to dominate you. Now they have a state government. We all know that people of the state give votes to one regional party to another, sometimes regularly, and sometimes the same party may come to power two times. They have the feeling that our regional aspirations can be dealt with by our local government, state government. That is our own government. This type of mental satisfaction they have. So their anger or their misconstrued anger, misguided anger, anger without any foundation against the people or the government of New Delhi, central government, or people of North India gets accommodated, addressed. उनको लगता है कि मेरी एक सरकार है जो मद्रास जिसको अब चेन्नई कहते हैं में बैठी हुई है, हम लोग की कोई समस्या होगी ये सरकार हमें डील करेगी, उसको सोल्व करेगी, उसको एड्रेस करेगी.
तो लोगों में एक सेंटिमेंटल, इमोशनल, मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाता है। इस रूप में एकोमोडेशन होता है। अन्यथा दिल्ली में बैठी हुई कोई भी सरकार किसी राज्य की कैसे वो नेग्लेक्ट कर सकती है। हम अभी भी देख रहे हैं कि बिहार के गांव में सड़कें नहीं थी, बिहार के गांव में बिजली नहीं थी, शहरों तक सीमित थी, और शहरी आबादी भी बिहार में कम है। लेकिन एक पश्चिम भारत के जो प्रधानमंत्री हैं गुजरात के, ऐसा नहीं है कि हम बिहारियों को छोड़ दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। हमारे गांव में भी बिजली है, शहर और गांव की दूरी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन फीलिंग एक हो जाती है कि हम बिहार में हैं या फलाने जगह हैं, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रही है। तो वो फीलिंग बेसलेस ही क्यों न हो, फीलिंग फीलिंग है। तो एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी बन जाती है, मुख्यमंत्री अपना बन जाता है, तो लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि चलो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगी तो हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी है जो हमारे प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, रिजॉल्व करेगी, उसको कम करने का प्रयास करेगी, राहत देने का प्रयास करेगी। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। अन्यथा कोई भी केंद्र की सरकार हमें नेग्लेक्ट कैसे कर सकती है। अगर मान ली हम नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, कभी ऐसा किए होंगे पास्ट में, तो उस सरकार में ही लोग बैठे हुए लोग सब जगह का नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हमें वो केवल नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, उनकी अलग प्रायोरिटी होगी। तो ये सब होता है। लेकिन मेंटल एक सेटिस्फैक्शन के लिए है कि भाई हमारा अपना स्टेट है। तो ये जो टू लेवल की गवर्नमेंट है कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, कैसे डेवलपमेंट में जो रोड़ा है, ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको कम करने का प्रयास करती है, ये मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा था एग्जाम्पल देकर के। अब हम इसको ये देखें कि टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो इसको हम यूनिटरी से कैसे अलग करेंगे। यूनिटरी का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनली जहां एक ही लेवल की गवर्नमेंट हो, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई जरूरत के लिए रीजनल या कोई स्टेट टाइप का एक अरेंजमेंट कर दिया जाए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई विशेष और कारण से वो किसी को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन वो नहीं हम कहेंगे कि वो फेडरल हो गया। यूनिटरी में जो देश का जो व्यवस्था है, संविधान है, उसके तहत एक ही लेवल की सरकार है। अब वो क्रिएट कर दे किसी को तो वो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। वो सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी। हमारे फेडरल सिस्टम जैसे एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक अलग चुनाव, उनका अपना अलग पावर संविधान में, ऐसा नहीं रहेगा वहां। तो कई देशों में यूनिटरी सरकार है, जैसे इंग्लैंड में यूनिटरी सरकार है, वहां फेडरल सिस्टम नहीं है। दुनिया के 24-25 देश ऐसे हैं जहां फेडरल सिस्टम है, हर जगह नहीं है, या तो वो जरूरत महसूस नहीं करते। हमारे बगल में ही श्रीलंका है, फेडरल सिस्टम के लिए हमारे तमिल भाई वहां कितना आंदोलन किए, हिंसक आंदोलन भी हुआ, वायलेंट मूवमेंट भी एलटीटीई के नेतृत्व में हुआ, प्रभाकरण के नेतृत्व में एलटीटी नामक संगठन के द्वारा। लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं निकला। अभी भी यूनिटरी गवर्नमेंट ही है, वहां कोई चीफ मिनिस्टर का वैसा नहीं हुआ। तो दुनिया में इतने जो देश हैं, लेकिन 25 कंट्रीज में ही जो है वो फेडरल सिस्टम चल रहा है। तो फेडरल सिस्टम सब जगह नहीं है।
और ऐसा माना जाता है कि जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है या थोड़ा साइज बड़ा है देश का, तो उसको एड्रेस करने के लिए एक एक लेवल से काम नहीं चलता है, दो लेवल की सरकार कम से कम संवैधानिक रूप से जरूरी हो जाती है। तो ये फेडरल, तो यूनिटरी सिस्टम को आप हम समझते हैं, समझ गए होंगे कि यूनिटरी सिस्टम में संवैधानिक रूप से, व्यवस्थित रूप से, एक वैलिड रूप से, लीगल रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से एक ही लेवल की सरकार होती है। अब वो किसी और को भी डेलीगेट कर दे पावर थोड़ा सा, वो अलग बात है कुछ खास कारण से, लेकिन उस सरकार की जो नीचे स्तर की सरकार है उसकी अपनी कोई सेल्फ या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे फेडरल में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि उसकी अलग चुनाव प्रणाली है, उसका अलग चुनाव प्रक्रिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग प्रक्रिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई राज्य सरकार बनाती नहीं है, वो कोई जीतते हैं, अगर कोई पार्टी के लोग मेजोरिटी पाते हैं तो उनका चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी सरकार बनती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है, इसीलिए उनका अपना पावर होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी भी कि हमारी ही पार्टी की बन जाए तो नहीं बनती है। अभी चुनाव 3 जगह हुआ, कोई भी चाहेगा कि हमारी ही पार्टी की सरकार बने, लेकिन झारखंड में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई, बीजेपी की नहीं बनी। तो जनता जिसको चाहेगी, तो एक सा एक अलग एग्जिस्टेंस है। इन्हीं चीजों को सजा के लिख देना है। दो चार गो पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो यूनिटरी और फेडरल में जो डिफरेंस है वह स्पष्ट हो जाता है। ये फेडरल है, यूनिटरी हम इसको कर दें, और इधर फेडरल, तो एक तरफ हम यूनिटरी लिख दें, यूनिटरी, और एक तरफ हम फेडरल लिख दें, और दोनों के बीच में जो है डिफरेंस करने का हम प्रयास करें। कुछ पॉइंट में डिफरेंस बता दें, शॉर्ट में हम लिखें। गवर्नमेंट को हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ एट लीस्ट टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम दो लेवल की गवर्नमेंट वहां जरूर है। इसको हम कर दें। तो इसका कोई अगर सरकार नीचे बनेगी भी तो केंद्र सरकार ही बनाएगी, उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है।
So the state government here is not set up by any separate election. So even if there may be a arrangement, lower level arrangement, it has no constitutional validity because it is not created by any election. But here we see the state government is set up after separate election. So it enjoys constitutional validity. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि भाई हम भी अलग चुनाव जीत के आए हैं, हमारे चुनाव अलग हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हुए हैं। यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर लोअर लेवल में कोई व्यवस्था भी है तो उसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, संवैधानिक वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका है पूरी तरह से है। देखते हैं कि संविधान में कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है कि सेंट्रल का ही पावर, स्टेट का ही पावर, सेंटर ये काम करेगी, स्टेट ये काम करेगी, सरकार जो है, ऐसा कुछ वहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर संविधान में ही चर्चा है या डिवीजन है कि एक काम आपको करना है, बाकी ये काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दोनों गवर्नमेंट के बीच में बजाबता एकदम विस्तृत रूप से जो पावर है, फंक्शन है, उसका डिवीजन होता है, संविधान से होता है। यहाँ संविधान ही डिवाइड करता है पावर और फंक्शन बिटवीन टू बोथ लेवल्स, बिटवीन टू लेवल्स। दोनों लेवल का जो पावर क्या होगा, दोनों लेवल का कौन सा काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। जैसे हमारे यहाँ है कि जो पूरे देश के लिए कॉमन चीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी, लेकिन जहाँ अलग अलग राज्यों में अलग सिचुएशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। जनता को पता नहीं होता है और जनता हर एक काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देने लगती है, क्योंकि संविधान को सब कोई नहीं पढ़ते हैं। अगर 80 रुपये टमाटर हो जाता है तो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसने लगते हैं, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है मुख्यमंत्री के लिए, एमएलए के लिए, तो उसमें लाइन लग लग के वोट देते हैं और चाहते हैं कि जिसको हम पसंद करते हैं वही मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनको ये पता नहीं कि आखिर मुख्यमंत्री बनाए तो उसको काम क्या है, वो क्या वो बेकार ऐसे ही बैठ गया। अब बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि 80 रुपये टमाटर क्यों हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि मोटरसाइकिल की चोरी कैसे हो रही है। आप सभी हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि जो कृषि है और जो पुलिस है वो पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पुलिस ही नहीं होती है। वो केवल जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है। लेकिन स्टेट में अगर सीबीआई के लोग भी किसी को गिरफ्तार करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर ही वो गिरफ्तार कर सकते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी सेवा तभी सीबीआई आपके राज्य में आ सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगे भी, प्रधानमंत्री चाहेंगे कि सीबीआई से हम जांच करवा दें, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं भी चाहे और जुडिशियरी का ऑर्डर हो जाए, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तब सीबीआई मुख्यमंत्री चाहे चाहे नहीं चाहे आपके स्टेट में आ सकती है। लेकिन यदि
सेंट्रल गवर्नमेंट केवल चाहे और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहे तो सीबीआई के लोग भी स्टेट में नहीं आ सकते। इतना स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस में पावर है। पूरी तरह से सभी पुलिस वाले, जितना थाना है, यहाँ तक कि रेलवे का भी जो थाना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जिसको जीआरपी कहते हैं, गवर्नमेंट रेलवे जो पुलिस स्टेशन है, वो भी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। तो कृषि पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को है। लेकिन अगर किसान को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉल्ट बताने लगते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग चूंकि जानते हैं ये बात के कि अगर मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, ज़्यादा चोरी की घटनाएं हैं, ज़्यादा अगर कहीं पर अशांति हो रही है, तो इसके लिए मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है। हर का पावर अपना है। लेकिन अब डिफेंस है, डिफेंस में कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को दोषी नहीं मानेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वैसे ही कम्युनिकेशन है, टेलीफोन वगैरह है, मोबाइल है, इसकी सेवा में जो गड़बड़ी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी हम मानेंगे। सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होता है। अगर रेलवे के समय पर नहीं चल रही है ट्रेन तो उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं। रुपया पैसा, कोई पैसा खत्म कर दिया गया, नहीं चलन में है, किसी पैसे को चलाया जा रहा है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो बहुत सारे विषय हैं, जैसे अब स्वास्थ्य सेवा है, तो स्वास्थ्य में आप देखते हैं कि अधिकांश हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब कोई दोष रोगी के लिए, बीमारी के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को दोषी मान सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कम हॉस्पिटल हैं, केवल एम्स हैं, उसी तरह से और कुछ हो सकते हैं। लेकिन गांव से लेकर के और शहर तक, पटना तक, या और भी स्टेट का जो कैपिटल है वहाँ तक जो भी हॉस्पिटल होते हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो जनता को जानकारी नहीं होती है, तो हर एक कमी के लिए जनता सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दोषी बता देती है। अगर दाल देश में 200 रुपये किलो हो जाए तो तुरंत लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से इस्तीफा मांगने लगते हैं। तो फिर उनसे पूछा जाए कि आप इतना लाइन में लग लग करके मुख्यमंत्री को क्यों चुने थे, इतना वोट दिए थे, उस समय चाहते थे कि हमारे ही आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, तो क्यों चाहते थे जब इसके पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सब चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इस जानकारी के अभाव के कारण लोग ऐसा करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग को जानना चाहिए, दोनों लेवल का अलग अलग हमारे संविधान में जिक्र है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। अगर विदेशी रिलेशंस खराब हो जाए, फॉरेन अफेयर्स, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हम दोषी मान सकते हैं। अभी अमेरिका भारत में तकरार हो जाए, तू मैं हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही काम है, उन्हीं का पावर है, उन्हीं का फंक्शन है। तो सबका पावर हमारे संविधान में बांट दिया गया है। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है संविधान में वहाँ के कि भाई नीचे की सरकार काम करेगी तो उसके लिए अलग से आमदनी का सोर्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ से आमदनी होगी, उसका बाजाबता व्यवस्था है। दोनों सोर्स का टैक्स कैसे आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कैसे आएगा,
स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी कहाँ से आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार स्टेट को मदद करेगी, सब फॉर्मूला बना हुआ है। दोनों लेवल की आमदनी जो है, पैसा चूंकि जरूरी है तो वो दोनों का बना हुआ है। आप 3-4 गो 5 गो पॉइंट लिख देंगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो आपका काम हो जाएगा। फिर भी एक आध और पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लोअर लेवल की व्यवस्था है तो उसको ऑर्डर कर सकती है कि अमुक काम को तुमको करना है। यहाँ ऑर्डर नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ केवल कुछ डायरेक्शन या एडवाइस भेज सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा एस्पायनेज की सुविधा है। जो बहुत बड़े बड़े जो जासूस हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, हर तरह के हैं। और कोई अगर वैसा खतरा मिलता है, जानकारी मिलती है कि कोई आतंकवादी हमला स्टेट में हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को सजग कर सकती है, उनको अलर्ट कर सकती है कि 24 घंटे में या 36 घंटे में या एक हफ्ता में आपके राज्य में कोई आतंकवादी हमले की आशंका है। ऐसी सूचना केंद्र सरकार को प्राप्त हुई है। उस सरकारों में सहयोग तो जरूरी है, एक दूसरे से सहयोग, कोऑर्डिनेशन पूरा देश के विकास के लिए जरूरी है। ऑर्डर एक अलग चीज होता है, लेकिन एडवाइस देना, उनको अलर्ट करना, कुछ डायरेक्शन देना, ये कहीं से भी गलत इसको नहीं माना जाता है। अलग अलग एग्जिस्टेंस होने के बाद भी दोनों सरकारों का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, देश का विकास। तो फिर सहयोग नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, दोनों मुंह फुलाए हुए रहेंगे तो कहीं विकास हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए दोनों सरकारों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इलाका अपना नहीं है। कुछ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जैसे बिहार है, यूपी है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है, यही सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और यही सब स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अलग से एरिया है, केवल विषय अलग हैं कि बिहार में अगर आरबीआई की ऑफिस है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रेलवे चल रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कृषि हो रहा है, कृषि कार्य तो उसमें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, स्वास्थ्य सेवा तो स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है, जैसे कृषि पूरी तरह से राज्य सरकार को है, फिर भी खाद देना है, फर्टिलाइजर, तो केंद्र सरकार सस्ता फर्टिलाइजर देती है, क्योंकि राज्यों के पास उतना पैसा नहीं है। अब 1,1200 में जो बोरा सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार, किसान को 240-250 रुपये बोरा जो है बैग, वो नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर होता है, यूरिया जिसको कहते हैं, वो बेचा जाता है। क्योंकि राज्य सरकारों के पास उतना पैसा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी जो टीका लगता है, पोलियो का टीका है या जो अभी कोरोना का टीका है, उस ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि हमारे जिम्मेदारी नहीं है, ये तो राज्य का विषय है स्वास्थ्य, तो हम इसमें नहीं करेंगे। बल्कि हमने देखा कोरोना के समय कि केंद्र सरकार ही ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि पूरा देश तबाह है। तो केंद्र का अलग से कोई विषय नहीं है, अलग से कोई माने विषय है, लेकिन क्षेत्र अलग नहीं है। भारत की जनता ही उनकी भी जनता है और स्टेट की भी जनता है। हम दोनों से हमको मतलब है। हम हमारे कुछ मसले केंद्र सरकार हल कर रही है और कुछ मसले स्टेट गवर्नमेंट हल करती है, दोनों सरकारें हल करती है। इसलिए ऐसा नहीं है, तो हमें दोनों से मतलब है और दोनों सरकारें सेम
जनता के लिए काम करती है, वही जनता के लिए काम करती है। केवल जनता के जो मसले होते हैं वो अलग हो सकते हैं। तो अभी हम इतना रखें।